हेलो एवरीवन, जॉब सीकर आईक्यू में आपका स्वागत है। पैट 2023 के लिए हमने जो इतिहास की सीरीज़ शुरू की है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को देखने से पहले आप मेरे पिछले वीडियो को अवश्य देखें। इन वीडियो के फैक्ट्स को मैंने कई बुक से लिया है जो कि पैट 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने सारे फैक्ट को और कॉन्सेप्ट को कवर किया है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। देखते हैं कालक्रम। सबसे पहले आता है मौर्य काल, मौर्य काल के बाद आता है मौर्योत्तर काल, इसके बाद आता है गुप्त काल, इसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश आता है जिसके ही राजा थे, शासक थे हर्षवर्धन। देखते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल के पतन के साथ ही उत्तर भारत में अनेक साम्राज्यों का उदय हुआ। जैसे ही गुप्त काल ख़त्म हुआ नए साम्राज्यों का उदय हुआ। मध्य घाटी में कौन थे? कन्नौज के मौखरी वंश थे। उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी पंजाब में हर्षवर्धन के पूर्वज पुष्यभूति वंश थे। उनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज और थानेश्वर थी। पूर्व में बंगाल के शशांक का शासन था जो 7वीं AD में था। वल्लभी का मैत्रक वंश संस्थापक जिसके थे भट्टार्क। ये चारों डायनेस्टी पैरेलल में चल रही थी। कौन कौन? मैत्रक वंश, शशांक का वंश, पुष्यभूति वंश और ये मौखरी वंश। मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन ने ही हर्षवर्धन की बहन से साथ शादी की थी। देखते हैं थानेसर का पुष्यभूति वंश। ये हमारे पैट सिलेबस में है जिसमें सिर्फ हमें हर्षवर्धन को ही पढ़ना है। देखते हैं इसका संस्थापक कौन था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति, जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ये हर्षचरित ये किताब लिखी है बाणभट्ट ने, इसी की बुक में ये पुष्यभूति वंश का जिक्र मिलता है। इस वंश से शासक थे कौन कौन थे? एक थे नरवर्धन, एक थे राजवर्धन, ये थे आदित्यवर्धन, एक थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे जिसमें एक थे राजवर्धन, एक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नहीं, प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी जिनका नाम था राजश्री, जिसकी शादी कन्नौज के मौखरी वंश ग्रहवर्मन से हुई थी। ग्रहवर्मन की हत्या शशांक ने करवाई थी, इसलिए कन्नौज में हर्षवर्धन को आना पड़ा, क्योंकि उसकी जो बहन थी राजश्री वो अकेले शासन संभाल रही थी, इसलिए हर्षवर्धन को आना पड़ा कन्नौज से। फिर उन्होंने कन्नौज वहाँ से राजधानी शिफ्ट कन्नौज कर ली थानेश्वर से। इसके बाद वो कन्नौज में ही अपने शासन को चलाते थे। कौन? हर्षवर्धन। हर्ष का शासन संपूर्ण उत्तर हिमालय से लेकर नर्मदा तक बना हुआ था। नर्मदा बिंद तक था। ब्रह्मपुत्र से पश्चिमी सौराष्ट्र और कठियावाड़ तक, ब्रह्मपुत्र से लेके वेस्ट में जो है सौराष्ट्र कठियावाड़ तक इनका शासन था। कहाँ से? उत्तरी हिमालय से लेकर नर्मदा बिंद तक और ब्रह्मपुत्र से वेस्ट तक था। हर्ष द्वारा पराजित राज्य किस किस को हर्ष ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने पंजाब कन्नौज के गौड़ जो थे उनको शशांक को परास्त किया। बंगाल, मिथिला के राजा, उड़ीसा के राजा, इन सबको, और दक्षिण के चोल, कांची, इन लोगों को भी परास्त किया किन्होंने? हर्षवर्धन ने। लेकिन ये पुलकेशन द्वितीय से हार गया था जो चालुक्य वंश का शासक था। पुलकेशन द्वितीय ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना। पुलकेशन द्वितीय से हर्षवर्धन हार गया था। अब देखते हैं इसका काल कब से कब तक इसने शासन किया। हर्षवर्धन का शासन रहता है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। स्रोत क्या है? कैसे पता चला हर्षवर्धन किसका शासक था? ह्वेनसांग का यात्रा विवरण सीयूकी में। सीयूकी जो बुक है किसकी? ह्वेनसांग की, जो चाइना से आया था, उसकी किताब में इसका वर्णन मिलता है। बाणभट्ट की जो हर्षचरित उसके दरबारी कवि था हर्ष का, उसकी बुक थी एक हर्षचरित, उसमें भी हर्षवर्धन काल का जिक्र मिलता है। पुलकेशन द्वितीय का अहेव लवलेख जो है ना पुलकेशन द्वितीय का, उसमें भी हर्ष का वर्णन मिलता है। हर्ष से संबंधित क्या क्या था? हर्ष से संबंधित कौन कौन से शिलालेख हैं? मधुबन है, सोनीपत का अभिलेख और बांसखेड़ा का अभिलेख, जिसमें हर्ष के हस्ताक्षर हैं। इससे पता चलता है हमें हर्ष के बारे में। पुष्यभूति गुप्तों के शासन थे। अब देखते हैं कैसे ये पुष्यभूति वंश आया। पुष्यभूति जो पुष्यभूति वंश का संस्थापक था वो पहले किसका सामंत था? गुप्त का सामंत था। हूणों के आक्रमण के बाद वह स्वतंत्र हो गया। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज को जीतकर इसे थानेश्वर में मिलाया गया। कन्नौज को जीतकर इसे थानेश्वर में मिलाया गया। गौड़ शासक शशांक को हराया किसने? हर्षवर्धन ने। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना प्रभाव स्थापित किया किसने? हर्षवर्धन ने शशांक को हराया था, क्योंकि उसने उसकी बहन के हस्बैंड को मरवाया था। देखते हैं और हर्षवर्धन गुजरात में वल्लभी राजा ध्रुव भट्ट को हराया किसने? हर्ष ने। गुजरात के जो राजा थे वल्लभी ध्रुव भट्ट, उनको भी हराया। इसी से अपने बेटी की शादी की। हर्ष ने उत्तरापथनाथ की उपाधि धारण की। पहले वह सैफ था, बाद में वो बौद्ध धर्म स्वीकार किया उसने।
हर्ष ने पहले उत्तरापथनाथ और उत्तरापथपति इसकी उपाधि धारण की है। उत्तरापथनाथ और उत्तरापथपति ये इसकी उपाधि हैं। इसने मालवा पर विजय हासिल की, लेकिन यह पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश से था, उससे हार गया था। कश्मीर पर भी आक्रमण इसने किया और वहाँ से जो बुद्ध के दांत जो वहाँ थे कश्मीर में, उनको कन्नौज के निकट संगाराम में स्थापित किया था। किसने? कन्नौज ने। इसको याद रखना इस फैक्ट को। बुद्ध के दांत संगाराम में स्थापित किसने किए? कन्नौज के संगाराम में हर्षवर्धन ने। यह ह्वेनसांग से काफ़ी प्रभावित था, तभी तो ये बौद्ध बना था। प्रयाग में माघ मेले में, ये प्रयाग में जो माघ मेला लगता था ना प्रयागराज में, वहाँ पे ये दान किया करता था। बाद में जब इसके पास कुछ नहीं बचता तो बहन द्वारा दिए गए कपड़े को वो पहनता था। राजधानी इसकी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की। वह निसंतान, तो इसकी कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। हर्ष की मुद्रा पर हमें नंदी बना मिलता है। अंतिम हिंदू शासक था, क्योंकि ये इसने बहुत बड़े राज पर कब्जा कर रखा था। ये इसलिए विख्यात अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन। हर्ष के समय में क्या क्या था? नालंदा शिक्षण का केंद्र था, यहाँ शिक्षा दीक्षा ली जाती थी, क्योंकि हर्षवर्धन ह्वेनसांग काफ़ी दिनों तक नालंदा में रहा है। कुंभ मेले का श्रेय इसी को जाता है, कुंभ मेला लगाने का श्रेय इसी को जाता है, इसी ने शुरुआत की थी। मथुरा सूती वस्त्र के लिए फेमस था, इसके काल में मथुरा सूती वस्त्र के लिए था। नालंदा के प्राचार्य, जब ये ह्वेनसांग नालंदा पहुंचता है तो वहाँ के प्राचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। इसको याद रखना, ये आते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं ह्वेनसांग क्या कहता है इसके शासन के बारे में। ह्वेनसांग, ये क्वेश्चन आते हैं। ह्वेनसांग बताता था कि हर्षवर्धन के शासन काल में जातियाँ थी, छुआछूत थी, बलात्श्रम नहीं था, कोई बेगारी नहीं बैठता था, सब काम करते थे। बलात्श्रम नहीं था। हाँ, पति को चुनने का विकल्प खत्म हो गया था। किसकी? स्त्रियों को। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। समाज में सती प्रथा और दहेज प्रथा प्रचलित थी। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 सालों में इलाहाबाद सम्मेलन आयोजित करता था। ह्वेनसांग ने धर्मसभा कन्नौज में लगती थी एक धर्मसभा, और दूसरी धर्मसभा कहाँ लगती थी? महामोक्ष परिषद, जो कि प्रयागराज में लगती थी, इसकी चर्चा की। इसको याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। धर्मसभा जो कन्नौज में लगाता था हर्षवर्धन, और महामोक्ष परिषद जो प्रयागराज में लगाता था हर्षवर्धन, उसकी चर्चा किसने? ह्वेनसांग ने अपने CU की बुक में की है। इसके बाद ह्वेनसांग ने बताया सिरपुर में ईंटों से बना जो लक्ष्मण का मंदिर है, उसको हर्षवर्धन ने ही बनवाया था। सिरपुर का ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर। हर्षवर्धन, शिलादित्य हर्षवर्धन इसी का नाम था। शिलादित्य किसका नाम था? ये ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, इसको शिलादित्य भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। शिलादित्य हर्षवर्धन का नाम इसी ने दिया है। अच्छा, शिलादित्य कहा है किसने? हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा है? ह्वेनसांग ने शिलादित्य नाम दिया है। सॉरी, ये भूल गया था मैं, क्या लिखा। अब देखते हैं हर्षवर्धन की उपाधियाँ कौन कौन सी थी। हर्षवर्धन की उपाधियाँ परमेश्वर थी, परम भट्टारक थी, सकलोत्तरापथेश्वर थी, इसकी उपाधि महेश्वर थी। इसके दरबारी कवि कौन कौन थे? बाणभट्ट थे, मयूर थे, मतंग थे, दिवाकर थे। कौन कौन से थे? बाणभट्ट, मयूर, मतंग, दिवाकर। बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन थी? हर्षचरित, कादम्बरी और पार्वती परडय। हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परडय। हर्ष भी एक कवि था, विद्वान था, उसकी भी बुक है। एक नागानंद है, एक रत्नावली है, ये प्रियदर्शिका। इसको याद रखना, ये आते हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष समकालीन जो वंश थे, कौन कौन वंश थे हर्ष के समकालीन? मैत्रक वंश था, मौखरी वंश था, पुष्यभूति वंश इसी का था, और ये गौड़ वंश था। इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म होता है। पेट सिलेबस में ये टॉपिक शामिल है। एंशिएंट इंडिया का लास्ट वीडियो हम राजपूत वंश पर होगा। एंशिएंट इंडिया का जो लास्ट वीडियो हम डालेंगे वो राजपूत वंश पे होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।